डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के अंदर 10th चैप्टर हेलो एल्केन्स क्लास 12 के प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो CBSE बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस इसमें कवर कर रहा हूँ। ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज़ लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, 2010 के कंपार्टमेंट में 12, 13 कंपार्टमेंट में आया, 17 के कंपार्टमेंट में आया और 2015 में फॉरेन में भी आया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है जो क्लोरोबेंजीन है, ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में डाइपोल मोमेंट कम होगा और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के केस में कह रहा है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसके दो कारण हैं। इसका जो कार्बन है क्लोरोबेंजीन का, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इधर सिग्मा बॉन्ड है, इधर सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि इसका जो कार्बन यहाँ हाइड्रोजन लगा माना जाएगा, अंडरस्टूड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें s कैरेक्टर कम है, तो उसकी वजह से जब s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसके केस में s कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये बेंजीन रिंग जो है, इसका कार्बन जो है, इसके लोन पेयर को, क्लोरीन के लोन पेयर को बेंजीन रिंग में खींच लेगा और इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। और इसके अलावा डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनटू चार्ज। ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इनटू चार्ज। ठीक है, अब जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो गया। दूसरी बात, इसका लोन पेयर जब बेंजीन रिंग में आ जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज भी कम हो जाएगा, तो चार्ज भी कम हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी कम हो गया, तो उसकी वजह से बेंजीन का डाइपोल मोमेंट विल बी लेसर। इसके केस में कोई रेजोनेंस है ही नहीं, क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है एज इट इज़ रहेगा, तो उसका चार्ज भी सेम जो है वही रहेगा, कम नहीं हो रहा, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की बॉन्ड लेंथ बड़ी रहेगी। ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये छोटी हो गई। तो इन दो कारणों से क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम होगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ओके बच्चों, इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन वाई एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। एल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं फिर भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। तो वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, और जब वाटर के साथ एल्काइल हैलाइड बॉन्ड बनाता है तो उसमें एनर्जी कम रिलीज़ होती है। तो ओवरऑल प्रोसेस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए एल्काइल हैलाइड उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है ना। एक्चुअली ये वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे OH है, इधर H है, इधर H है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही वाटर की एक दूसरे वाटर के साथ। अब ये जो बॉन्ड है वाटर और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ये स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, बट इसको तोड़ने में एल्काइल हैलाइड, मान लो ये एल्काइल हैलाइड है, इसको तोड़ने में जो एनर्जी इसमें लगेगी और तोड़ने के बाद फिर जब ये बॉन्ड बनाएगा तो उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी, तो ओवरऑल प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। हेंस हेलो एल्केन विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर इवन दो इट इज़ पोलर। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट स्टूडेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो और मेटा आइसोमर। पैराडाइक्लोरोबेंजीन ये है, ठीक है, इसमें Cl यहाँ भी लगा है, Cl यहाँ लगा है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, ये इसको कहेंगे पैराडाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और अगर 1 और 2 पे लगा होता तो ऑर्थो होता, ये ऑर्थो है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और मेटा वाला ये होगा, 1 और 3 पे लगा होगा, Cl यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। एक्चुअल में क्या है कि इसके केस में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है,
सिमेट्रिकल है, तो इसमें पैकिंग ज़्यादा क्लोज होगी, पास पास होगी, कंपैक्ट होगी। जब पैकिंग पास पास होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट विल बी हायर। इनके केस में इधर से पास नहीं आ पाएगा क्योंकि इधर से ये है, इसमें तो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, ऊपर से भी आ सकता है। इसके केस में इधर से पास नहीं आ सकता है, इसमें पैकिंग इतनी कॉम्पैक्ट नहीं होगी इन दोनों में। बट इसके केस में पैकिंग विल बी मोर कॉम्पैक्ट, मतलब मॉलिक्यूल्स विल बी पैक्ड क्लोजर। उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी। ओके, सिमेट्रिकल होने की वजह से। ठीक है, हटाता हूँ इसे भी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH एंड वाई। क्लोरोबेंजीन तो आपका ये हो गया, ठीक है, और बेंजाइल क्लोराइड जो है वो ये होता है, बेंजीन के ऊपर जब CH2 लगा है और उसके ऊपर एक क्लोरीन लगा दो तो बेंजाइल क्लोराइड, अगर OH लगा देते तो बेंजाइल अल्कोहल होता। ये कह रहा है ये एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगा। एक्वस अगर KOH दोगे या NaOH दे रहे हैं तो NaOH दे दो, ठीक है, बेस होना चाहिए, तो क्या होगा, ये CH2OH हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजाइल जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल। Cl के हटने के बाद इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें अगर ये Cl हटेगा तो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज कर देगी। इसलिए इसका Cl का हटना और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना आसान है, और जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो NaOH में से OH माइनस इसके ऊपर आसानी से आके लग जाएगा। बट क्लोरोबेंजीन में ये नहीं हो पाएगा। ना होने का कारण क्या है, क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा ही नहीं, इसको अगर एक्वस NaOH दोगे नॉर्मल कंडीशन में तो कुछ भी नहीं बनेगा। ओके, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन विल बी इज मोर स्टेबल। इसमें आंसर ये है, बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा Cl के हटने के बाद, ये बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर आ जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज्ड इन दी बेंजीन रिंग, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए इसका Cl का हटना और बचे हुए पार्ट जब स्टेबल होगा तो आसानी से Cl को हटा पाएगा, और जैसे ही Cl हटेगा OH आके लग जाएगा, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। बट इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड टूटना ही मुश्किल हो जाएगा। एक्वस NaOH से ये रिएक्ट करके हटेगा नहीं, हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। ओके, हटाते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चों, 6th क्वेश्चन कह रहा है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। तो SN1 में टर्शरी इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ज़्यादा कम वाले में ज़्यादा वाला रिएक्टिव। और SN2 में क्या होता है, प्राइमरी इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी होता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, हमें SN1 वाले की ज़रूरत है। तो टर्शरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसके अंदर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। ये जो है इसके एक तरफ Br है और एक तरफ बेंजीन रिंग है और दो तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी हो गया। इसको देखते हैं, इसमें एक तरफ तो CH3 है, दो तरफ बेंजीन रिंग है और एक तरफ Br है, तो ये हो गया टर्शरी, ठीक है। इसको देखते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ बेंजीन रिंग है और दूसरी तरफ भी बेंजीन रिंग है और एक तरफ Br है, तो ये हो गया सेकेंडरी। और इसको देख लेते हैं, इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल आ गया, एक तरफ बेंजीन रिंग आ गया, एक तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं, ब्रोमीन इधर ले लेते हैं, तो दो तरफ कार्बन लगाया, तो ये भी सेकेंडरी हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा टर्शरी होता है। इसमें टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मोस्ट रिएक्टिव ये होगा, ये फर्स्ट है,
दिस विल बी मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इसको कह रहा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव ये होगा। फिर सेकेंडरी देख लेते हैं, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। अब हमको देखना पड़ेगा कि इसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा कि इसका कार्बोकैटायन। तो इसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बेंजीन रिंग के अंदर से ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा अगर ब्रोमीन नेगेटिव बन के निकलता है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल, तो ये सेकंड आएगा। और इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ बेंजीन ग्रुप लगा है, तो उतना स्टेबलाइज नहीं होगा जितना दो बेंजीन रिंग यहाँ पे करेंगे, तो दिस विल बी थर्ड। और सबसे कम रिएक्टिव होगा ये वाला, इसमें क्योंकि ये प्राइमरी है, इसमें एक ही तरफ बेंजीन रिंग लगी है, तो ये इस टर्शी कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी से कम इसकी स्टेबिलिटी होगी, तो इसलिए ये फोर्थ होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, इसको फोर्थ जाना पड़ेगा। इन दोनों में सेकेंडरी कार्बोकैटायन होने के बावजूद हम इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों मान दे रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है कि इसके अंदर दो दो बेंजीन लगी हैं, तो इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बट यहाँ पे एक ही लगा है, इसमें रेजोनेंस कोई होगी नहीं, तो इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा जितना कि ये वाले में हो जाएगी। ओके, तो ये ऑर्डर होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why H2SO4 is not used during the reaction of alcohols with Ki in the conversion of an alcohol to alkyl iodide? एक्चुअल में एल्कोहल को अगर हम कोई एल्कोहल है उसको किसी एल्काइल हैलाइड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड से HI से रिएक्ट करा दो या HBr से करा दो या HCl से करा दो, तो OH हट के I लग जाएगा या Br लग जाएगा या Cl, तो यू विल गेट CH3I जैसे इसके केस में। ठीक है ना, और वाटर अलग हो जाता है। बट ये कह रहा है कि जब H2SO4 प्रेजेंट होता है और Ki से रिएक्ट कराओगे अल्कोहल्स को, तो उसमें अल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा। उसका कारण क्या है कि जो H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि H2SO4 जब Ki से रिएक्ट करेगा तो HI बनाएगा और KHSO4 बनाएगा। बैलेंस नहीं करो, ठीक है। अब ये HI जो है फिर वो फर्दर H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा, और जब फर्दर रिएक्ट कर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 + SO2 + वाटर। तो अब HI तो रहा ही नहीं। अगर Ki है और हमने H2SO4 दिया तो हम सोच रहे हैं HI जो बनेगा वो अल्कोहल से रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड बना देगा, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो जब Ki से रिएक्ट करेगा तो HI जो बनेगा उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू I2, वो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। HI विल रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म I2, और I2 से रिएक्ट करके अल्कोहल अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकता। दैट्स वाई वी डू नॉट take H2SO4 in the preparation of alkyl iodide when Ki is reacted with H2SO4। उस केस में H2SO4 HI जो बनेगा उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, और HI ना मिलने की वजह से अल्कोहल विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आयोडाइड। ओके बच्चों, हटाता हूँ इसको भी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन है राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3 है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो है कोई भी अमीन हो, प्राइमरी अमीन हो, उसके साथ CHCl3 दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH, तो क्या होगा कि आइसोसाइनाइड बनता है। जो आइसोसाइनाइड बनेगा उसके अंदर फाउल स्मेल होगा। आइसोसाइनाइड जिसके अंदर फाउल स्मेलिंग होगी, अनप्लेजेंट स्मेल, वेरी अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जब भी हम रिएक्ट कराएंगे कि प्राइमरी अमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH, तो वेरी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। इसको जैसे ही रिएक्ट करोगे बहुत बदबूदार आइसोसाइनाइड बनेगा, या कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन ही है, ठीक है ना। और बट CCl4 में ऐसा नहीं होगा। इस जब क्लोरोफॉर्म लोगे प्राइमरी अमीन के साथ
और अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट कराओगे तो फाउल स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी। CCl4 के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें आइसोसाइनाइड बनेगी नहीं, तो इसलिए इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये कार्बाइलअमीन टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसको भी हटाते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन दिया है वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। 2012 कंपार्टमेंट 13 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है जैसे CH3MgBr है, ठीक है, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं बड़े रिएक्टिव होते हैं। अब इनको अगर वाटर मिल जाएगा तो वाटर से ये H ले लेते हैं, और जैसे ही H लेंगे तो ये एल्केन में टूट जाएंगे, CH4 + MgOH Br। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एल्केन एज दे आर वेरी रिएक्टिव्स। देयरफॉर एनहाइड्रस कंडीशंस का मतलब क्या है कि पानी ना हो, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस हम लोग दिखाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ड्राई ईथर रखते हैं क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन ले लेगा और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए पानी से इसको बचाना है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही इसके रिएक्शंस कराते हैं। ओके, इसको भी हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। हेलो एल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरेज हेलो एरीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। एक्चुअल में क्या है कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन लगा है तो ये हेलो एरीन हो गया, इसको हम कहेंगे हेलो एरीन कॉमन में, और वैसे इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है कि इसका जो लोन पेयर है क्लोरीन का वो बेंजीन रिंग में आ जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से जब आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो NO2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो आसानी से या तो ऑर्थो पे या पैरा पे ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो ये NO2 पैरा पे या ऑर्थो पे आके लग जाएगा, क्योंकि जब भी कोई हैलोजन बेंजीन रिंग पे लगा होता है तो क्योंकि इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बेंजीन के अंदर लोन पेयर चला जाता है हैलोजन का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से कहीं भी अटैक कर सकता है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हेलो एरीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान क्यों हो रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है और बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आके लग जाएगा, H हट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। बट हेलो एल्केन्स के केस में क्या है, जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर हल्का नेगेटिव, इसके ऊपर हल्का पॉजिटिव आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो या तो नेगेटिव होगा या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर हाई होती है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसको पॉजिटिव सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया, वो आसानी से अटैक कर पाएगा। किसके केस में? हेलो एल्केन के। ओपन चेन वाले में कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रही है, और क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर शिफ्ट हो रही है। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, वो आके इस पर आसानी से H को हटा के लग सकता है। तो इनके केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान है, इसके केस में क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो एरीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। ओके बच्चे, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसके करा दिए प्रीवियस ईयर्स के हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पे, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए और इनको मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और बच्चों का भी बेनिफिट हो, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करिए, NCERT के क्वेश्चंस करिए ठीक से। आपने देखा होगा ज़्यादातर क्वेश्चंस NCERT के ही हैं, और उन पे भी जोर दिया है इन्होंने कि नेम रिएक्शंस पे काफ़ी जोर दिया हुआ है, तो नेम रिएक्शंस कई जगह यूज़ हुए, तो उनको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।